मैं यतीम खाने से जवान कबारी लड़कियां लाता और उनको टीके लगा लगा कर जवान करके दुबई और सऊदी अरब में फरोख्त कर देता था। जब एक दिन एक बच्ची को देखकर मेरा दिल बहल गया, मैंने उस बच्ची को अपने बिस्तर पर सुलाया और रात के 2 बजे मैं खुद पर काबू ना रख सका। उस बच्ची ने रात अपने दोनों सऊदी अरब से हमारे खरीदारों ने फिर से कम सुन जवान लड़कियों का मुतालबा किया। हमें यतीम खाने से कुछ लड़कियां मजीद खरीदनी होंगी। मेरे एक साथी ने मुझे आकर बताया तो मैं सोच में गुम हुआ। मैंने पिछले दिनों चंद लड़कियां खरीदी थी। इन लड़कियों को रोजाना इंजेक्शन लगा रहा था, निहायत हल्की मिकदार में। इन लड़कियों को रोजाना नशे का इंजेक्शन लगवाकर मैं उन्हें जवान होने तक इतना आदी कर देता था कि वो मेरे इशारों पर नाचती थी। ऐसे ताबीदारी हसीन लड़कियों को फिर मैं अरबी के हवाले कर देता था और करोड़ रुपए कमा लेता था। अभी मेरे साथी ने मुझे बताया तो मैंने अपने पास पहले से मौजूद लड़कियों की गिनती की। मुझसे 15 लड़कियों को मुतालबा किया गया था, जबकि मेरे पास बमुश्किल 12 लड़कियां थी। मैं परेशान हो गया। अगले रोज मैं यतीम खाने पहुंच गया। इस यतीम खाने का निगरान जान पहचान का था। वो अंदर से चंद कमसुन बच्चियों को पैसे लेकर गायब करवा देता था और उनका रिकॉर्ड भी मिटा देता था, इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई थी। मुझे देखकर यतीम खाने का निगरान खुशी से खड़ा हो गया। मेरी सूरत में उसे फिर से लाखों रुपए नजर आ रहे थे। मैंने उसे साफ रंगत की खूबसूरत कम सुन बच्चियों का मुतालबा किया तो वो बोला कि मैं आपका ही मुंतजिर था। पिछले 1-2 साल से जो बच्चियां अब वो जवान लगने लगी हैं और एक बच्ची तो हफ्ता भर पहले ही मेरे पास पहुंची है। गजब की हसीन है, उसे देखकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। उसकी बात पर मैंने इत्मीनान से सर ही हिलाया। मैं बदजात खुद कभी लड़कियों को देखने या अपने साथ ले जाने का तकल्लुफ नहीं करता था। बात तय करके मैंने अपने साथी को लड़कियां लाने का कहा। खुद यतीम खाने से निकल गया। मैं इस काम में माहिर था। वो लड़कियों की खूबसूरती और जिस्मानी सेहत का अच्छे से जायजा लेकर ही उन्हें हमारे मखसूस ठिकाने पर लाता था। उस रोज तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया। मेरी कुछ दूसरी मसरूफियात थी। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री का दफ्तर बनाया हुआ था। 2-3 दिन बाद मैं लौटा तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि वो लड़कियां अड्डे पर ले आया था। उन लड़कियों को भी वही मखसूस खुराक दी जा रही थी जो उन्हें सेहतमंद रखती थी और उनकी खूबसूरती को उभारती थी, और इंजेक्शन भी लगा रहे थे। मैं मुतमईन हो गया। इस बार मैंने उन यतीम लड़कियों में एक नहायत खूबसूरत लड़की देखी है। तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा। मेरे साथी ने अचानक अजीब से लहजे में कहा तो मैंने चौंक कर उससे देखा। पहले निगरान ने यही बात की थी, अब वो भी बोल रहा था। मैं बेजारी से सर झटक गया। फिर वो बोला, एक बार देख लो, बाद में फिर तुम पछताओगे। कि हीरा हाथ से निकल गया। वो जानता था मैं हर बार यतीम खाने से लाने वाली लड़कियों को बेचने से पहले एक बार खुद देखता था। अगर कोई लड़की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग जाती तो मैं उसे खुद भी इस्तेमाल कर लेता था। वैसे तो मुझे कवारी लड़कियों के ज्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़की भी अच्छे खासे पैसे दे जाती थी। मैं हुस्न का दीवाना था। मैंने जिंदगी में एक बार एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर उस लड़की ने मुझे याश और बदकार कहकर ठुकरा दिया था। उस रोज के बाद मैं बदकार बन गया था। मैं यतीम खाने में लाई हुई लड़कियों के जवान होने पर जो भी लड़की बेहद हसीन लगती उसे खुद इस्तेमाल करता या मेरे पास गुनाह करने की एक झूठी दलील थी। मगर मेरे दिमाग में यही था कि इस लड़की के ठुकराने का बदला मैं हर हसीन लड़की से ले रहा था। उस वक्त भी अपने साथी की बात सुनकर मैं सोच में मुब्तला हुआ। फिर उससे कहा कि ठीक है, मैं वो गोहर नयाब जरूर देखना चाहूंगा जिसके बारे में सब बार बार बात कर रहे हैं। वो खुश हो गया। जब मैं उसके साथ अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा तो उसकी दिखाई लड़की को देखकर मैं वाकई ठटक गया था। मगर मेरे ठटकने की एक वजह यह भी थी कि वो कमसुन लड़की जो मुश्किल 12 साल की थी, उसकी शक्ल बिल्कुल उस लड़की जैसी थी जिससे मुझे पहली बार 10 साल पहले मोहब्बत हुई थी। वह बच्ची हूबहू वैसी थी। मैंने सुना था कि हर इंसान की 7 शक्लें इस दुनिया में मौजूद है। मुझे लगा कि मेरी पहली मोहब्बत की दूसरी शक्ल इस वक्त मेरे सामने थी। मैं भी तो उसकी हसीन चेहरे का ही दीवाना हुआ था। मैं उस लड़की को ज्यादा नहीं जानता था। उसकी हुस्न की वजह से मैं उसको हासिल करने के लिए पागल होता रहा था, और अब सामने वही चेहरा मचो था। वो बच्ची सहमी हुई सी मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस कम उम्र बच्ची का बाजू दबोचा और उसे अपने साथ बाहर ले आया। वो खौफजदा से मुझे देख रही थी, मगर उसने कोई शोर नहीं किया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसे देखते ही तुम दीवाने हो जाओगे। ये बहुत खूबसूरत बच्ची है, न जाने जवान होकर क्या गजब ढाएगी। मेरा साथी मुझे देखकर ऐसे फख्र से बोल रहा था जैसे उसमें इसी का कमाल हो। मैंने सर झटक कर उससे कहा कि दोबारा इस लड़की की तरफ मत देखना। मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये आज से मेरे पास रहेगी और इससे मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे अल्फाज पर मेरा साथी हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहा था। खूबसूरत लड़कियों पर मैं हक जरूर जताता था,
मगर मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी, बल्कि खुद इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने दोस्तों को भी वो लड़की सौंप देता था। मगर उस वक्त मेरे संजीदा चेहरे को देखते हुए मेरा साथी खामोश हो गया। मैं उस बच्ची को अपने घर ले गया। वो तमाम वक्त बिल्कुल खामोश सहमी हुई सी मुझे हैरत से देखती रही थी। उसने शोर मचाने या चीखने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरे घर में कोई दूसरा फर्द नहीं रहता था। घर वालों से अरसा हुआ था, ताल्लुक खत्म हो चुका था। मेरे चंद दोस्त अक्सर मेरे घर डेरा रखते थे और एक 40 वर्ष की जवान औरत मेरे घर की मुलाजमा थी। वो औरत मेरी बहुत वफादार मुलाजमा थी और पिछले 10 सालों से मेरे साथ रह रही थी। वो बेवा थी, उसका आगे पीछे कोई ना था। जमाने की ठोकरों की जिद में आई तो मैंने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वैसी एहसान मंद हुई कि मेरे हर अच्छे बुरे काम की गवाह थी, मगर उसने मुझे बुरा या गलत कहने की हिम्मत नहीं की। मैं उस बच्ची को घर ले गया तो वो औरत भी ठटक गई थी। पहली बार मैं उस औरत के अलावा किसी को घर लाया था। उसकी हैरत पर मैंने उससे कहा, अच्छा सा खाना तैयार करो, मैं चाहता हूँ मेरे मेहमान के लिए नहायत बेहतरीन दावत का इंतजाम किया जाए। मेरे अल्फाज पर औरत की हैरत मजीद बढ़ गई थी, जबकि मैं चमकती आंखों से उस बच्ची को देख रहा था। ये बच्ची आज से मेरे पास रहेगी, इसके जवान होने का मैं इंतजार करूंगा और जब वक्त आया तो मैं इससे निकाह कर लूंगा। इसकी फिक्र मत करो, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने उस औरत को हिदायत दी तो वो बेसाख्ता देखती रही, चूंकि इस बच्ची को देखने लगी जबकि बच्ची सहमी हुई थी, ना समझे से यहाँ वहां देख रही थी। उस वक्त इसके होश इतने उड़े हुए थे कि मेरी बात भी समझ नहीं पा रही थी। औरत ने उसके खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने उसके लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया। मैं खुद को अंदर से मर्द तस्वर कर चुका था, मगर इतने अरसे बाद पहली बार मैं किसी के आने पर इतना पुरजोश हो रहा था। उस औरत ने बच्ची को नहला धुला कर नया लिबास पहना दिया था। रात का खाना खाते हुए मैं बार बार उस बच्ची को देख रहा था। उसे देखते हुए मेरी नजरों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसके इश्क में मैं कितना अरसा पागलपन का शिकार रहा। मैंने सर झटका और तमस्कर से मुस्कुराया। किसी ने सच ही कहा है कि एक इंसान पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अगर मैं इस चेहरे और इस हुस्न का दीवाना हुआ था तो मुझे वही चेहरा इतने अरसे बाद वापस मिल चुका था। इसमें इस बच्ची को अपने शिकंजे से आजाद नहीं करने वाला था। अजीब सी बात थी, मैं कम सुन लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला 30 साल का बेजमीर मर्द एक कम उम्र बच्ची के बारे में ये सब सोच रहा था। रात हुई तो मेरे दोस्त मेरे घर आ टपके। मेरे साथी ने यकीनन उनको भी इस हसीन बच्ची की इतलात दे दी थी। मैं जानता था वह याश मर्द सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आए थे, क्योंकि मेरी भेजी हुई लड़की उनको मुफ्त में मिलती थी। वो कहने लगे, यार हम वही हीरा देखने आए हैं जिसके हुस्न के तुम इतने गर्विदा हो गए कि पहली बार किसी लड़की को घर ले आए, वरना तुम्हारी कैद में आने वाली हर लड़की तुम्हारे अड्डे से निकलकर सीधा एयरपोर्ट जाती रही है। मैंने नागवारी से उन सबको देखा, हालांकि वैसी बातें हर लड़की पर करते थे। मैंने पहले कभी बुरा नहीं माना था, मगर अब उस बच्ची के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे दोस्त इस बेबाकी और बेतकल्लुफी से तबसरे कर रहे थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं एक जवान लड़की के बजाय बच्ची घर लाया था। वो लड़की नहीं बच्ची थी और बकाओ नहीं है, ना ही उससे मेरे अलावा कोई हाथ लगाएगा। आपने ये शौक लेकर तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैंने संजीदगी से कहा तो मेरे दोस्त खटक कर मुझे देखने लगा। लगता है वो बच्ची कुछ ज्यादा हसीन है। उसे देखने के बाद तो तुमने पुरानी दोस्ती भी भूल गए हो। उसे देखने के बाद तो तुम इतनी पुरानी दोस्ती भी भूल गए हो, मेरे एक दोस्त ने तंजिया लहजे में कहा तो मैंने बेजारी से उसे देखा। मैं लड़कियों पे रुपया पैसा खर्च करता हूँ, अपना वक्त भी बर्बाद करता हूँ। अगर मैं कभी मुफ्त में तुम सबको मजे लेने देता हूँ तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि तुम हर लड़की पर हक जताने बैठ जाओ। मेरे अल्फाज ने मेरे दोस्त को हैरान कर दिया था। आज के बाद भी अगर कोई लड़की खूबसूरत हुई और मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मैं जरूर तुम लोगों को मजा लेने दूंगा, मगर इस बच्ची के बारे में सोचना भी मत। इसे जवान होने तक मैं अपने पास रखूंगा और ये सिर्फ मेरी रहेगी। मेरे दो टोक अल्फाज पर वो इत्मीनान से सर हिला के कहने लगे, नाराज नहीं हो, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। हमें तुमसे बढ़कर अपनी तस्कीन अजीज नहीं है, इसलिए अपना मूड अच्छा करो। मेरे दोस्त मुझे मनाने लगे और बातें करने लगे। मैं भी कुछ देर में सब भूल गया, मगर उसी वक्त वो औरत उस बच्ची को लिए मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं इस बच्ची के रहने का इंतजाम कहाँ करूं? मैंने इसके लिए कोई कमरा सेट नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं था। वो औरत मुझसे सवाल कर रही थी जबकि मैंने बेचैनी से पहलू बदला। उस बच्ची को मेरे दोस्तों के सामने ले आई थी। मेरे दोस्त यकटक बच्ची को देख रहे थे। उसका दूधिया शफाफ रंग उस वक्त दमक रहा था। बदकारी के शौकीन मर्द को उम्र से फर्क नहीं पड़ता। मेरे अय्याश दोस्त भी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। तुम सब ने वापस जाना है तो चले जाओ, मैं अब किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैंने दोस्तों को टालने के लिए कहा तो मजीद फैल कर बैठ गए। आज रात हम तुम्हारे पास ही रुकने वाले हैं। वो यकदम इरादा बदल चुके थे।
मैं खटक गया। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि इस बच्ची को देखने के बाद इनकी नीयत में फतूर आ चुका था। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो जबकि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा? शायद मैं पूरी रात काम के सिलसिले में बाहर रहूं। मैंने आईब्रो चढ़ाकर अपने दोस्तों को देखा तो वो हंस पड़े। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा था। तुम इस घर में हो या नहीं? हम पहले भी यहाँ पर अक्सर रातें गुजारते हैं। तुम्हें अब क्या मसला होने लगा है? एक दोस्त हंसते हुए बच्चे को देखकर बोला, शायद इस बच्चे के आने के बाद अब तुम्हें अपने दोस्तों पर भी इतबार नहीं रहा। बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि ये जब तक यहाँ रहेगी तब तक हमारा यहाँ दाखिला मना है? अपने दोस्त के सवाल पर मैंने कहा, ये बच्ची अब सारी उम्र यहाँ रहेगी और तुम ऐसे ही समझ लो, क्योंकि अब ये घर खाली नहीं है इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने की अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। अपने दोस्तों को साफ अल्फाज में बोलते हुए मैंने उस औरत को देखा। उस बच्ची को मेरे कमरे में ले जाओ, वही रहेगी, मैं इसे अपने पास सुलाऊंगा। मैंने उसी वक्त फैसला किया था, क्योंकि मैं जानता था मैं जितना भी अपने दोस्तों को वहां से भेजने की कोशिश करूं वो आज की रात वहां से हिलने वाले नहीं थे। उनकी सोहबत में अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका था। इन्हें मैं बहुत अच्छे से पहचान गया था। मेरी तरह इनकी जिस चेहरे पर नजर टिक जाती उसे हासिल करके रहते। मेरे फैसले से मेरे दोस्त लापरवाही से बैठे रहे, मगर वो औरत परेशान हो गई। मुझे झिझक कर कहने लगी, इस बच्ची को मैं आज रात अपने पास ला लेती हूँ, कल से इसके लिए कमरा तैयार कर दूंगी। मुझे उसका मशवरा देना सख्त बुरा लगा था। मैंने तुमसे जो कहा है तुम वही करो, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। मेरे गुस्से करने पे वो औरत घबरा कर बोली, तुम नशा करते हो, ऐसा ना हो तुम नशे में इस बच्ची के साथ कुछ गलत कर बैठो। सारी उम्र के पछतावे से अच्छा है कि तुम एहतियात से काम लो। मुझ पर यकीन रखो, मैं इस बच्चे की हिफाजत करूंगी। मुलाजमा औरत ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी। जब से वो मेरे घर आई थी पहली बार ऐसा हुआ था कि वो मेरा फैसला मानने के बजाय मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी एक औरत थी, इन मामलात की नजाकत को खूब समझती थी। मगर मैं इसकी ये बात नहीं मान सकता था। मेरे दोस्त इत्मीनान से मेरे सामने बैठे हुए थे। अपने दोस्तों की मौजूदगी में इस बच्ची को अलग कमरे में हरगिज नहीं सुला सकता था। मेरी सख्ती करने पर वो औरत खामोशी से चली गई। मैं कुछ देर दोस्तों के पास बैठा रहा। मैं मुतमईन था, मेरी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस बच्ची को हाथ लगाता। मुझे गुरूर था कि मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। कुछ देर तक उनके साथ महफिल से जाए बैठा रहा। मुझे अपने दोस्तों का इत्मीनान बार बार ठटखटा रहा था। उनके शैतानी दिमाग से मैं बखूबी वाकिफ था। वो कोई चाल चलने के इंतजार में थे, जबकि मैं भी मोहतात हो चुका था। उन्होंने मुझे अपने साथ हराम मशरूब पीने की दावत दी तो मैंने बस एक गिलास पिया और फिर माजरत कर ली। मैं इस मामले में मोहतात रहा। एक गिलास से मुझ पर कभी नशा सवार नहीं हुआ था, मगर 3 से 4 गिलास पीने के बाद मैं होश खो देता था। मैंने गिलास के बाद दोबारा हराम मशरूब को भी मुंह नहीं लगाया था। रात के 1 बजे तक मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा और उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। इस बच्ची को अपने साथ बिस्तर पर सुलाकर मैं मुतमईन हो गया। मैं भूल गया था कि जब एक बार मर्द पर शैतान हावी हो जाए तो किसी की पाबंदी या सख्ती को नहीं मानता, ना ही उसके दिमाग में कोई इज्जत एहतराम बाकी रहता है। मेरा इस मामले में तजर्बा बहुत हो चुका था। मैंने सगे और महरम रिश्ते को भी हवस दिमाग पर सवार होने के बाद सब भुलाते देखा था। मैं जानता था औरत जात के मामले में अल्लाह ने मर्द को बहुत कमजोर बनाया है, मगर फिर भी मैंने उस रात गलती कर दी थी। अपने कमरे में आने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, मगर मुझ पर अजीब बेचैनी सवार रही थी। मैं करवटें बदलता रहा। 2-3 मरतबा मैंने काम वाली को कॉल करके सवाल किया, मेरे दरवाजे के बाहर कोई हलचल महसूस हो तो मुझे जरूर बताना। मेरे दोस्तों की मौजूदगी में वो औरत भी अपने कमरे में अच्छे से बंद हो जाया करती थी, मगर उसके कमरे की खिड़की से मेरा कमरा निहायत आसानी से देखा जा सकता था। मेरे सवाल करने पर वो उठकर अपनी खिड़की से झांक कर मुझे बताती थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं है। मेरे दोस्त मेहमान खाने में सुकून से सो रहे थे। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आता था। ऐसे कैसे मुमकिन था कि मेरे दोस्त देखने के बाद सुकून से सो गए थे? मैं उनकी फितरत को अच्छे से जानता था। हसीन लड़की देखने के बाद जब तक उस लड़की को हासिल नहीं कर लेते थे वो कभी चैन से नहीं बैठते थे, और उनका मेरे घर में अचानक रुकने का मतलब ही यही था कि वो इस बच्चे को बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। मैं ऐसे मर्दों के साथ 10 साल से रह रहा था। मुझे कभी उनकी इस ढटाई और बेशर्मी पर गुस्सा नहीं आया था जितना उस रोज मैं बेबसी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद मुझ पर गनूदगी छाने लगी
اور میرا جسم شدید گرم ہونے لگا۔ میں بے چینی کا شکار ہوتا اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور خود کو ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر کے ٹھنڈا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے وجود کی گرمی اچانک سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، مجھ پر نشہ بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ جو وجہ مجھے سمجھ آئی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ میرے دروازے کے باہر دستک ہوئی تو میں نے جلدی سے واش روم سے نکل کر باہر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ اسی وقت میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو مجھے ملازمہ عورت نے کہا کہ میرے کمرے کے آگے سے بھی میرے ایک دوست گزرا ہے، مگر وہ جا کر اپنے کمرے میں سو چکا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تم رازداری سے بچی کو میرے کمرے میں بھیجو، میں کنڈی لگا کر رکھوں گی۔ تمہارے دوستوں نے اگر رات کے کسی پہر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ضد کرنے لگی، بولی ایسا نہ ہو تمہارے ہوشیار ہونے سے پہلے کوئی نقصان ہو جائے۔ مجھے اپنی ملازمہ کا بار بار میرے معاملات میں دخل دینا شک میں مبتلا کر گیا۔ اس نے کبھی مجھے اتنا تنگ نہیں کیا تھا جتنا اس رات وہ کال پر کال کرتی مجھ سے بچی کو اپنے کمرے میں رکھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا اور کال کاٹ دی۔ موبائل ایک طرف پھینکتے ہوئے میں نے بچی کو دیکھا۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، میرے ہوش اڑنے لگے۔ اپنے وجود کی بے چینی پر میں سکون سے سوتی بچی کے ساتھ لیٹ گیا۔ یکدم میرے اندر خواہش سر اٹھانے لگی کہ میں اسے چھو کر دیکھوں۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے جب اس بچی کو اپنے قریب کیا تو میرے ہوش جواب دینے لگے۔ مجھے لگا میرا دماغ بالکل ساکن ہو گیا ہے۔ میری کی حرکت پر بچی کی آنکھیں کھل گئی۔ مجھے دیکھ کر خوف زدہ سے ہو کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجھ پر اس وقت ہوس سوار ہو چکی تھی۔ میں اس بچی کو اپنے دوستوں سے بچانے کی کوشش میں خود اس سے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ اس وقت میرے ہاتھ بالکل قابو میں نہیں رہے تھے۔ وہ بچی خوف سے چیخنے لگی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے لگی، مگر میرے نہ اس کی کم سنی کا خیال کیا اور نہ ہی مجھے اپنی احتیاط یاد رہی۔ میں پاگلوں کی طرح اس معصوم بچی کو نوچتا رہا۔ میں نے اس کی عزت تار تار کر دی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میرے دروازے پر مسلسل دستک ہونے لگی، مگر میں یہ سب محسوس کر کے بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کا طوفان تھم گیا تھا۔ دروازے پر وقفے وقفے سے مسلسل دستک ہوتی رہی۔ میں نے نیم بے ہوشی میں اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس جا کر بستر پر گر گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بچی کمرے سے غائب تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ مجھے رات کے مناظر یاد آئے تو میرے ہوش اڑے۔ تب دوستوں کی چال سمجھ آئی۔ وہ نشے کے گلاس میں مجھے وہ دوا دے چکے تھے جو جنسی طلب کو جگاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کبھی ہوش میں نہیں رہتا۔ جب پاگلوں کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکلا تو سامنے میری ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں چونک گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، میں نے تمہارے کمرے میں بچی کو تلاش کیا، تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ بچی غائب تھی۔ میں نے جا کر جب مہمان خانے میں دیکھا تو تمہارے دوست بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ عورت کی اس بات پر غصے سے میری حالت خراب ہو گئی۔ حالانکہ ان مردوں نے کچھ انوکھا نہیں کیا تھا، انہیں اس حد تک میں ہی لایا تھا۔ ہر بار جب میں معصوم بچیوں کی عزت تار تار کرتا تھا، کھلونے کی طرح اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیتا تھا، اور جن لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی میں عربی شیخوں کو بیچ دیتا تھا، میں نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا کیا انجام ہوتا تھا۔ میری ملازمہ پریشانی سے کہنے لگی، تم نے رات بچی کے ساتھ کیا کیا؟ پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ معصوم بچی رحم کی بھیک مانگتی رہی۔ میں نے اتنی مرتبہ دروازہ بچایا تاکہ میں اسے تم سے محفوظ کر سکوں، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ عورت کی بات پر میں نادم ہو گیا۔ وہ عورت جو ہمیشہ میرے سامنے عزت سے سر جھکا کر رہتی تھی، تنفر بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ بولی، تم اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو شامل نہیں کر سکتے کیونکہ تم اب انسان نہیں رہے، اور درندوں کو کوئی حد یا احتیاط روکتی نہیں ہے۔ میں تم سے رات بھر کہتی رہی کہ بچی کو میرے حوالے کر دو، میں عورت ہوں، میں اس کو کچھ نہ کرتی، میں اسے سنبھال لیتی، مگر تم مرد تھے، تمہارے اندر جب طلب نے سر اٹھایا تم نے ہر حد بھلا دی۔ عورت افسوس کرتی رونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ میں اس کے لیے واقعی دل میں ٹھان چکا تھا کہ میں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میری ساری زندگی میں پہلی بار مجھے کسی لڑکی کو شامل کرنے کا خیال آیا تھا۔ ایک عرصے بعد مجھے موقع ملا تھا کہ میں اپنی ویرانی زندگی کو خوشیوں سے بھر لیتا، مگر میں خود سے برباد کر بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس بدلا اور نکلتے ہوئے اپنے دوستوں کو بار بار کال کرنے لگا۔ کسی بھی دوست نے میرا فون نہیں اٹھایا تھا۔ میں پاگل ہو گیا۔ اس معاملے میں پولیس کو بھی شامل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس بچی کو غیر قانونی طور پر میں نے یتیم خانے سے خریدا تھا۔ مجھے ساری بات تفصیل سے بتانی پڑتی، نتیجن میرا وہ غیر قانونی کاروبار
कारोबार भी सामने आ जाता। मैं बदहवासी से अपने एक एक दोस्त के घर का दरवाजा बचा बचा कर उनके बारे में पूछने लगा, मगर हर घर से मुझे यही जवाब मिला कि मेरे दोस्त रात से घर नहीं आए। मैं पागल होने लगा, न जाने वो उस बच्ची को लेकर कहाँ जा चुके थे। इनके जो ठिकाने में जानता था वो सब खाली मिले थे। मैं 3 दिन भागता रहा, बच्ची नहीं मिली, ना दोस्तों ने दोबारा राब्ता किया। चौथे रोज उस मुलाजमा औरत ने काम से फारिग होकर टीवी चलाया तो वहां एक मीडिया वाले के सामने कोई औरत ज़ारों की तार की तरह रोती जा रही थी, जबकि उसके साथ स्क्रीन पर जो बच्ची दिखाई जा रही थी वो हम दोनों को चौंका गई। वो वही बच्ची थी जो मेरे दोस्त उठा गए थे। टीवी पर मौजूद औरत कहने लगी, मेरे शोहर को बेटियां नहीं चाहिए थी, मेरी 5 बेटियां हुई, उसने कहा अब बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा, मेरी बेटी हुई तो मैंने छुपा दी, शोहर से कहा मर गई है, शायद वो इस बच्ची की माँ थी। मैं बेसाख्ता मतवज्जा हुआ था। वो कहने लगी, मेरे घर में रुपए पैसे की फरवानी थी, 5 बेटियां ऐसे जी रही थी जो अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, मगर सबसे छोटी बेटी को मैंने घर के एक स्टोर में बंद रखा। उसे 3 वक्त का खाना देती थी, उसे स्टोर से कभी निकलने नहीं दिया। मैं उसे बोलने की ना इजाजत दी, ना वो अच्छा लिबास पहन पाई, ना तालीम हासिल की। अमीर बाप की बेटी थी, मगर बाप के घर में मुलाजमिन से बदतर हाल में पली थी। वो रोती, मैं अपनी बेटी को गुमसुम अंधेरे स्टोर में बैठा देखती तो कलेजा मुंह को आता था। उसे बचाने के लिए मैं उस मासूम की कुर्बानी दे रही थी, खुद को बचाने के लिए मैं उस मासूम की कुर्बानी दे रही थी। कभी कभी मैं स्टोर में जाती तो वो सहम कर रह जाती थी, उससे अकेला डर लगता था। सारी रात बुखार से जलती रहती, मगर मुझे मौका नहीं मिलता था जाकर देख सकूं। ना कभी दवा दिला सकी, वो खुद बीमार होती, खुद ठीक हो जाती, उसने बोलना छोड़ दिया। मैं सामने जाती तो खाली खाली नजरों से मुझे देखती रहती थी। माँ कहना भूल गई। एक रोज कहने लगी, इंसान किस उम्र में मरता है, मैं अब जिंदगी से थक गई हूँ। वो तो घबरा गई, मैं तो घबरा गई। वो जिंदा भी किस हाल में थी, मगर मरने का सुनकर मेरा दिल कट गया। मैंने राजदारी से यतीम खाने का पता किया और अपनी बेटी को चुपचाप उस यतीम खाने में दाखिल करवा दिया। निगरान से कहा, बेटी का खर्चा भेजती रहूंगी, जवान होने तक ख्याल रखो, फिर खुद को संभाल लेगी। कुछ दिन पहले मेरा दिल उदास हुआ तो बेटी का पता करने यतीम खाने पहुंची। वहां की निगरान ने कहा, तुम्हारी बेटी तो दूसरे रोज मर गई थी। बेटी को रोती घर चली गई, मगर अब देखा बेटी जिंदा थी। वो औरत अपना सीना पीटने लगी। मीडिया वाले अफसोस से उस औरत की बेटी की हालत बताने लगे तो मुझ पर जो इंकशाफ हुआ वो मुझे अज़्ज़त की गहरी खाई में धकेल गया। उस बच्ची की लाश दिखाई जा रही थी जो नहायत बुरे हाल में गंदे नाले से मिली थी। मीडिया वालों ने बताया कि बच्ची की 3-4 रोज पहले मुसलसल रेप किया जा रहा था और उसके मरने पर उसे गंदे नाले में फेंक कर मुजरिम फरार हो गए। उसकी माँ चीख चीख कर बेटी को पुकारती, उससे माफिया मांगने लगी, पछताने लगी। बच्ची का बाप खामोश खड़ा था। पैदाइश के बाद से उस बच्ची ने सिर्फ जिल्लत झेली थी। ऐसी बदनसीब थी जिसे ना घर वालों ने इज्जत दी, ना बाहर वालों ने सुकून से जीने दिया। वो 12 साल एक घुटन सदा स्टोर में कैद रही, फिर उसे यतीम खाने जा पहुंची जहां बच्चों को फरोख्त किया जाता था। वहां मुझ जैसे जंगली इंसान के हाथ लगी और फिर मेरे दोस्तों की दरिंदगी झील कर मर गई। इस बच्चे के माँ बाप से लेकर मेरे दोस्तों तक हर इंसान उसका गुनहगार था और हर मोड़ पर सब ने उसे इंसानियत दर्जे से गिराकर अज़ियत दी थी। वो मर गई, दुनिया से अनजान। वो मासूम लड़की तो शायद जन्नत में जा चुकी थी, मगर हम अपने गुनाहों की सजा झेलने के लिए बाकी रह गए। मैं उस रोज के बाद पागल हो गया। रातों को सोता हूँ तो चीखने सुनाई देती हैं, डरता हूँ क़यामत के रोज मेरा गिरबान पकड़कर उस बच्ची ने सवाल किया तो कहाँ जाऊंगा। मेरी हालत किसी दीवाने जैसी हो चुकी है। तन्हाई हो या रश की जगह मुझे चीखने चलाती बच्ची नजर आती है और मैं भागकर पीछा छुड़वाता हूँ। अब जिंदगी इतनी बेरहम लगती है कि मौत की दुआ मांगता हूँ, मगर लगता है सुकून की तरह मौत भी मुझसे रूठ गई है। दोस्तों, ऐसी सबक आमूज और इबरतनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।